मंदिर के अंदर एक पंडित जी माँ दुर्गा को एक एक करके आभूषण पहना रहे थे। तभी आसमान में जोरदार गरजने की आवाज आई। पंडित जी के हाथ रुक गए और उन्होंने गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। ना जाने क्यों आज आसमान का ये रूप काफी डरावना सा महसूस हो रहा था। उधर पंडितायन जी जो मंदिर की तरफ फूलों की थाली लेकर आ रही थी, वो गर्जन सुनकर वहीं रुक गई। उन्होंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मौसम में आसमान में काले काले बादल कैसे छाने लगे थे। इसी सोच में डूबी वो मंदिर के अंदर चली गई। पंडितायन जी पंडित जी की तरफ देखकर बोली, ये बिन मौसम काले बादल कैसे? पंडित जी गहरी सांस लेते हुए बोले, ये माँ का संकेत है कि यहाँ कोई आने वाली है। शायद वो जिसने बरसों पहले इस चौखट को छोड़ दिया था, जिसने माँ से वादा किया था कि वो इस चौखट पर कभी कदम नहीं रखेगी। लग रहा है वही अब लौटने वाली है। पंडितायन जी नासमझी में बोली, मतलब कौन आने वाला है? पंडित जी मुस्कुराते हुए फूलों की थाली लेते हुए बोले, ये तो उसके आने के बाद पता चल जाएगा कि वो कौन है। एक तरफ पंडित जी की ये बातें और दूसरी तरफ ये मौसम, पंडितायन का डर गहरा होता जा रहा था। एक बार फिर बादल जोर से गरजे। पंडित जी आकाश की तरफ देखने लगे और जोर से बोले, वो आएगी और जरूर आएगी। उसे माँ का आशीर्वाद लेने आना ही होगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसका जानना बेहद जरूरी है। पंडित जी ने माँ दुर्गा के सामने फूलों की थाली रखी और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, माँ, अब सब कुछ तेरे हाथों में है। उस बच्ची को इतनी ताकत देना कि वो अपने अंदर के पागलपन को मोहब्बत में बदल दे, नहीं तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पर मुझे पता है तू उसे तबाह नहीं होने देगी, क्योंकि ये तो तू भी जानती है कि वो तुझे कितना मानती है। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा, वैसे ही कुछ देर में ही मौसम बदल गया। काले बादल छट गए और सफेद बादल आसमान में फैल गए। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी। पंडितायन जी ये सब देखकर हैरान थी। मुंबई रेलवे स्टेशन सुबह 10 बजे। एक 50 साल की औरत रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी। तभी दो लड़के बाइक पर तेजी से आए और उसके सामान को छीन कर भाग गए। बाहर खड़े लोग चिल्लाने लगे। कुछ लोग उस औरत के पास दौड़े तो कुछ लोग वहीं खड़े पुलिस पुलिस चिल्लाने लगे। ठीक उसी वक्त एक लड़की वहां पर पहुंची। उसने सफेद टी शर्ट, काली जीन्स और गुलाबी जैकेट पहन रखी थी। उसने जैसे ही वहां के हालात को समझा, वैसे ही एकदम से एक पत्थर उठाकर भागते हुए बाइक वाले पर दे मारा। पत्थर सीधे बाइक चालक के सिर पर लगा, जिससे बाइक का बैलेंस एकदम से बिगड़ गया और बाइक गिर पड़ी। उसके साथ साथ दोनों चोर भी जमीन पर गिर गए और दर्द से कर्राहने लगे। वो दोनों जब तक वहां से भाग पाते, तब तक वहां मौजूद लोगों ने उन दोनों चोरों को पकड़ लिया। फिर वो बहादुर लड़की औरत का बैग लेकर उसके पास गई और लड़की ने उसे एक बेंच पर बिठाकर पूछा, आप ठीक है? कहीं चोट तो नहीं लगी? औरत अपना सिर दबाते हुए बोली, नहीं, बस हल्की चोट आई है। लड़की ने मासूमियत से पूछा, क्या आपको अस्पताल ले चलूं? औरत ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। लड़की मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम आस्था है। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों पर टिकी घनी पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। आस्था अग्रवाल नाम की ये लड़की बेहद प्यारी दिख रही थी। चेहरा ऐसा जैसे कोई फरिश्ता हो। उसके डिंपल वाले गाल उसकी मुस्कान को और भी प्यारा बना रहे थे। कुछ देर आस्था को प्यार से निहारने के बाद औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेहद प्यारा नाम है, तुम्हें कोई लेने आ रहा है? आस्था ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरी बहन आने वाली है और आपको लेने कोई नहीं आया। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला जो दौड़ते हुए औरत के पास गया और गले लगाकर बोला, मीरा, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मीरा जी ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ।
ये सुनकर उस आदमी ने राहत की सांस ली, फिर आस्था की तरफ देखकर पूछा, मीरा, ये कौन है? मीरा जी ने सब कुछ बता दिया, जिससे वो आदमी आस्था की बहादुरी के बारे में सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा? वैसे मीरा को बचाने के लिए धन्यवाद। अगर कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मेरे पास आना। मेरा नाम अशोक ओबरॉय है, ये मेरा कार्ड है। कहते हुए अशोक नाम के उस आदमी ने अपना कार्ड आस्था को थमाया और उसने हल्के से आस्था के सर पर हाथ फेरा। अशोक जी की बात सुनकर आस्था ने सर हिला दिया। तभी एक लड़की और आई और उसने आस्था के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आशु, कितनी देर हो गई? कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? तू यहाँ पर क्या कर रही है? वो लड़की आस्था के मामा की बेटी माहिरा थी। स्टेशन से निकलकर माहिरा आस्था को कैब करके एक अपार्टमेंट में ले आई। आस्था ने अपार्टमेंट देखकर पूछा, दी, ये फ्लैट किसका है? माहिरा ने कहा, ये पापा ने दिया है। आस्था कुछ और पूछने ही वाली थी, तभी माहिरा ने कहा, सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर अभी जल्दी से फ्रेश हो जा, हमें शाम को बाहर जाना है। आस्था और माहिरा शाम को तैयार होकर हॉल में खड़ी थी। इस वक्त आस्था को तो पता ही नहीं था कि आखिर कहाँ जाना था। उसने कितनी बार माहिरा से पूछा था, पर माहिरा ने कह दिया था कि तुम्हें वहां पर जाने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। माहिरा ने शाम को पहनने के लिए आस्था को एक ड्रेस दी थी, जो इस वक्त आस्था ने पहन रखी थी, जो कि ब्लैक कलर की एक शॉर्ट ड्रेस थी। वो ड्रेस आस्था के थाइस तक आ रही थी, जिससे आस्था अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऊपर से ब्लैक हाई हील्स, जो आस्था ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार पहने थे, जिससे उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। माहिरा उसकी हालत देखकर हंस पड़ी और बोली, आशु, तुझे ये सब पहनना ही होगा। आज नहीं तो कल तुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और वैसे भी तुझे एक राइटर बनना है। कल को तेरी बुक अगर पब्लिश हो गई और कोई पार्टी हुई तो तुझे इसी तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। इसीलिए बेहतर है कि अभी से इसकी आदत डाल लो। तभी आस्था ने मासूमियत से पूछा, क्या हम तुम्हारे दोस्तों से मिलने जा रहे हैं दी? माहिरा ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही देर में कार रुकी तो आस्था की नजर वहां लगे बोर्ड पर गई, द सिंघानिया होटल। उनकी कार होटल के ठीक सामने जाकर रुकी और उसमें से माहिरा और आस्था बाहर निकली। जैसे ही आस्था ने सामने बड़ा सा होटल देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी किसी की आवाज आई, ओए! दूसरी तरफ सिंघानिया होटल के एक प्राइवेट रूम में बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ माफिया के लोग भी बैठे थे। डाइनिंग टेबल पर सीरियस डिस्कशन चल रहा था। हेड चेयर पर 26 साल का नीली आंखों वाला विरांश सिंघानिया बैठा हुआ था। उसकी बाईं भौं पर एक कट का निशान था, जो उसे और खतरनाक बना रहा था। उसके बाएं हाथ पर एक इटालियन टैटू बना हुआ था। वो पेशे से खुद को बिजनेसमैन कहता था, लेकिन एक बिजनेसमैन के पीछे एक गहरा राज छिपा था। रूम का माहौल बेहद सीरियस था। हर किसी के चेहरे पर डर और फिक्र साफ नजर आ रही थी। कोई भी विरान से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बात आगे कैसे बढ़ाएं। वहीं विरांश के पास बैठा एक व्यक्ति, जो देखने से इटालियन माफिया से जुड़ा लग रहा था, उसने गहरी सांस लेते हुए बात शुरू की। मिस्टर सिंघानिया, मैं आइलैंड नहीं बेच सकता। वो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। उस आइलैंड पर मैंने बहुत से हथियार और ड्रग्स रखे हुए हैं, इसीलिए मेरे लिए उस आइलैंड का सौदा करना इम्पॉसिबल है। इटालियन माफिया इससे आगे कुछ बोल पाता, तभी एक जोरदार चीख पूरे प्राइवेट रूम में गूंज उठी। सभी ने उस चीख की तरफ देखा और हैरान रह गए। विरांश जिस चाकू से खाना खा रहा था, उसने वही चाकू इटालियन माफिया के सीने में घोंप दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। और इटालियन माफिया के खून के छींटे विरांश के चेहरे पर बिखरे हुए थे। विरांश ने अपना चम्मच जोर से प्लेट में फेंक दिया और कुर्सी पर पीछे की तरफ छुप गया। उसने टेबल पर पड़ा टिश्यू पेपर उठाया, अपना चेहरा पोंछा और उसे अपनी प्लेट में डालते हुए सभी की तरफ देखा। और फिर उसने ठंडे और सख्त लहजे में कहा, अब किसी और को कुछ कहना है तो बताओ। और कोई है जिसे मेरे उस आइलैंड के सौदे पर एतराज है? अगर हाँ तो जल्दी बताओ, मैं उसके एतराज के साथ उसे भी खत्म कर दूंगा। विरांश की बात सुनकर सभी डर से अपना सर हिलाते हुए ना में जवाब देने लगे। उनके चेहरों को देखकर विरांश ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अच्छी बात है, कुछ देर बाद मेरा वकील आ जाएगा। उसके बाद तुम सबको दस्तखत करने होंगे। फिर तुम सबने उस आइलैंड पर जितना पैसा लगाया है, मैं तुम लोगों को उससे दुगना पैसा दे दूंगा। पर मुझे उस आइलैंड पर किसी की नजर नहीं चाहिए, समझ गए या समझाऊं? विरांश की बात सुनकर सभी ने चुपचाप सर हिला दिया और बिना कुछ कहे खाना खाने लगे।
वहीं इटालियन माफिया की लाश को घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि विरांश सिंघानिया उर्फ विलेन कैसा आदमी था। उसी वक्त दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही 5 लड़कियां उस प्राइवेट रूम में आ गई। उन लड़कियों ने काले हॉट ड्रेस पहने हुए थे, जैसे आस्था ने पहना था। क्या माहिरा आस्था को लेकर यहाँ आना चाहती थी? क्या उनमें से एक लड़की आस्था थी? और क्या होगा जब सामना होगा प्यारी और मासूम सी आस्था और जानवर जैसे विरांश का? पंडित जी आखिर किसके आने की बात कर रहे थे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। विरांश के उस प्राइवेट कमरे में ब्लैक ड्रेस पहनकर आने वाली सभी लड़कियां एक एक करके आगे बढ़ रही थी। फिर वो सब अलग अलग चेयर्स पर बैठे लोगों के पास चली गई। उनमें से एक लड़की अपनी हवस भरी नजरों से विरांश को देख रही थी, जो शांत होकर अपने मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। बिना कुछ सोचे वो विरांश की तरफ बढ़ गई और विरांश के पीछे खड़ी होकर उसके सीने पर सिडक्टिव अंदाज में हाथ फेरने लगी। इस वक्त उसकी गर्म सांसें सीधे विरांश की गर्दन से टकरा रही थी। विरांश अपने मोबाइल में बिजी था, लेकिन उसे जब एकदम से उस लड़की की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो वो चौंक सा गया। उसकी नीली आंखें अचानक से सर्द हो गई। गुस्से में उसके चेहरे की नसें साफ नजर आ रही थी और वो बेहद डरावना लग रहा था। उसने अपना हाथ पीछे किया और फिर लड़की का हाथ पकड़कर उसे पीछे से सामने ले आया और टेबल पर उसका हाथ रख दिया। किसी के कुछ सोचने समझने से पहले उसने टेबल पर पड़े कांच के ग्लास को पटक कर फोड़ डाला और अगले ही पल एक बड़ा टुकड़ा उस लड़की के हाथ के बीच में घोंप दिया। लड़की के कंठ से जोरदार कराह निकली और फिर वो दर्द से लगातार चिल्लाने लगी। वहां मौजूद बाकी सभी आदमी खामोशी से विरांश को ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। विरांश हमेशा ऐसी पार्टियों में आता था, पर उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था। जिन लड़कियों ने ये हिमाकत की, उनके साथ क्या हुआ होगा, ये सोचकर ही बाकी लोग कांप उठते थे। विरांश ने उस लड़की को घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, I don't like these kind of चिपकू गर्ल्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी इजाजत के बिना छूने की? लगता है तुम्हारी जवानी तुम पर हावी हो गई है। चलो इस खूबसूरत बदन का कुछ किया जाए, क्या कहती हो? विरांश की बात सुनते ही लड़की के हाथ पैर कांपने लगे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो अपना दर्द भूलकर सिर्फ विरांश से दूर जाना चाहती थी। उसने रोते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी और ना ही आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी। विरांश उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अपनी जगह से खड़े होकर उसने घिन भरी नजरों से लड़की को देखा और कहा, माफी, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ना मैं किसी से माफी मांगता हूँ और ना ही किसी को माफ करता हूँ। मेरे यहाँ गलतियों की सजा नहीं होती, बल्कि गलती खुद सजा है और अब तुम इस सजा से बच नहीं पाओगी। ये कहते हुए विरांश ने एक बार फिर जोर का ठहाका लगाया। उसकी हंसी वहां खड़ी बाकी लड़कियों को डराने के लिए काफी थी और उस लड़की की जान निकालने के लिए जिसने विरांश को सिड्यूस करने की कोशिश की थी। उसी वक्त कमरे में विरांश की भयानक आवाज गूंजी। टाइगर! उसने पुकारते हुए अपने असिस्टेंट टाइगर को आवाज दी। अगले ही पल टाइगर विरांश के प्राइवेट रूम में आ गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। विरांश ने टाइगर को लड़की की तरफ इशारा करते हुए सर्द आवाज में कहा, टेक दिस गार्बेज आउट, और तुम्हें पता है ना क्या करना है। ये ऑर्डर देते हुए विरांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। टाइगर ने सर हिलाकर हामी भरी और अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसके बाद वो बॉडीगार्ड उस लड़की को वहां से ले जाने लगा। वो लड़की रहम की भीख मांग रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वहां जितने भी आदमी थे उनके लिए ये सब नॉर्मल था। सभी फिर से अपना काम करने लगे, जबकि टाइगर अपने बॉडीगार्ड के साथ उस लड़की को घसीटते हुए बाहर ले गया। उधर आस्था और माहिरा जब कार से उतरी तो किसी ने माहिरा को पुकारा। उन्होंने पलटकर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। आस्था कभी उस लड़के को देख रही थी तो कभी माहिरा को, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
माहिरा ने आस्था का चेहरा देखा और सब कुछ समझ गई। उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर चलते हुए उस लड़के की तरफ बढ़ गई। साथ ही साथ उसने आस्था को बताया, ये अमन है, मेरा क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड। आज इसी की बर्थडे पार्टी है, अब चल, जल्दी चल। आस्था ने माहिरा की बात सुनकर अपना सर हिला दिया। अमन ने आस्था की तरफ देखते हुए माहिरा से पूछा, माही, ये कौन है? माहिरा ने आस्था का इंट्रोडक्शन कराते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये आस्था है, मेरी कजन। तुम्हें बताया था ना, आज ही आई है, तो मैंने सोचा कि इसे भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ले आऊं ताकि तुम सबसे मिलवा सकूं और इसे थोड़ा घुमा भी दूं। अमन दिखने में काफी हैंडसम और फ्रेंडली था। वो किसी से भी जल्दी घुल मिल जाता था और थोड़ा फ्लर्टी भी था। उसने आस्था की तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हे, मेरा नाम अमन सूर्यवंशी है, मैं तुम्हारी बहन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। वैसे तुम बहुत क्यूट हो, तो क्यों ना तुम्हारा नाम क्यूटी पाई रख दिया जाए? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? देखो, मुझसे दोस्ती करने के कई फायदे हैं। मेरे जैसा गुड लुकिंग इंसान किसी से भी यूं ही दोस्ती नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अमन अपनी ही तारीफ कर रहा था, जिसे सुनकर माहिरा और आस्था दोनों मुस्कुराने लगी थी। आस्था को अमन बुरा नहीं लगा, इसलिए उसने भी उससे हैंडशेक करते हुए उसकी दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद कुछ ही देर में वो तीनों बार में पहुंच गए थे। आस्था पहली बार इतने बड़े बार में आई थी। वो शुरुआत में अपनी ड्रेस की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लोग उससे भी छोटे कपड़े पहने हुए थे, तो उसे राहत मिली। हालांकि हाई हील्स की वजह से उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसने माहिरा का हाथ पकड़ रखा था। जब वो लोग बार में पहुंचे तो आस्था पर सभी की नजरें टिक गई। वो ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी और सबकी नजरें खुद पर जमी महसूस करके आस्था को कुछ अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। उसी वक्त एक बॉडीगार्ड आस्था की तरफ आया और उसकी एज कंफर्म करने के लिए उसे घूरने लगा, क्योंकि बार में सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही आ सकते थे। तभी अमन ने आस्था की तरफ देखते हुए पूछा, तुम 18 साल की तो हो ना? आस्था मासूमियत से सिर हिलाते हुए बोली, अभी मुझे 18 साल होने में 20 दिन बाकी है। अमन ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ओह नो, तुम अभी तक 18 साल की भी नहीं हुई। आस्था ने फिर से इनकार में सर हिला दिया। अमन ने माहिरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता था, फिर भी इसे लेकर आई? माहिरा ने भी उसी तरह मासूमियत से कहा, मुझे पता था, पर मैं क्या करती, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। वैसे भी बार तुम्हारा ही तो है, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, राइट? अमन ने गहरी सांस लेते हुए माहिरा का चेहरा देखा और फिर किसी को कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद वो आस्था और माहिरा को अपने साथ बार में लेकर जाते हुए बोला, थैंक गॉड सब मामला सुलझ गया, वरना आज तो क्यूटी पाई को यहाँ से गार्ड सीधे उठा के बाहर फेंक देते। कहते हुए उसने शरारती अंदाज में आस्था को देखकर डराने की कोशिश की। तब माहिरा ने हंसते हुए कहा, अरे ये आस्था बहुत बहादुर लड़की है अमन, तुम इसे ऐसे ही कुछ भी बोलकर डरा नहीं सकते। तब अमन ने कहा, वाकई? तो अब मुझे इस क्यूटी पाई से डर कर रहना होगा। अमन की इस बात पर तीनों हंस पड़े। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए वो तीनों ऊपर बार में आ पहुंचे थे। माहिरा ने यहाँ भी अपने दोस्तों से आस्था को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे आस्था को भी अच्छा लगा। माहिरा के दोस्तों को भी आस्था बहुत पसंद आई। थोड़ी देर बातचीत के बाद आस्था बार काउंटर की तरफ चली गई और एक जूस ऑर्डर कर दिया। वेटर ने आस्था को देखा और बिना कुछ कहे उसे मैंगो जूस दे दिया। कुछ देर बार में बैठे बैठे आस्था को बोरियत महसूस होने लगी। उसने माहिरा को देखा जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। उसे लगा जब तक माहिरा बातों में बिजी है तब तक वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आ जाएगी। अंदर वॉशरूम में जब उसने खुद को आईने में देखा तो जैसे एक पल के लिए वो खुद में ही शर्मा सी गई। वाकई इस ब्लैक ड्रेस से झांकता उसका जिस्म बेहद अपीलिंग लग रहा था। अब उसे इस तरह टकटकी लगाकर घूरना जस्टिफाइड लग रहा था। वॉशरूम से जब आस्था बाहर आई तो उसका फोन बज रहा था। उसने देखा कि माहिरा का कॉल था। आस्था ने कॉल उठाया तो माहिरा ने परेशान आवाज में कहा, आस्था तू कहाँ है? आस्था ने मासूमियत से जवाब दिया, दी मैं वॉशरूम में थी, अभी आ रही हूँ। माहिरा ने जल्दी से कहा, अच्छा सुन, तू अब बार में मत आना, ऊपर रूम नंबर M243 में आ जा, हम सब वहीं तेरा। अभी माहिरा कह ही रही थी कि उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि फोन कट गया। आस्था ने सिर्फ रूम नंबर सुना था। फोन कटने की वजह से उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा और सिर पर हाथ मार लिया।
उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि उसने फोन चार्ज नहीं किया था और बैटरी खत्म हो गई थी। आस्था अपने फोन को देखते हुए खुद से बोली, क्या मुसीबत है आस्था, अब क्या करेगी? चल किसी से पूछ ले, वैसे भी मुझे यहाँ कुछ पता नहीं है, क्यों आई मैं यहाँ? ये सोचते हुए आस्था इधर उधर नजरें घुमाते हुए आगे बढ़ने लगी। ठीक उसी वक्त अपनी मीटिंग खत्म करके विरांश भी अपने उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी नजरें अब भी अपने फोन पर टिकी थी। अचानक रास्ता एक गलियारे पर आकर मुड़ गया। उसी वक्त दूसरी तरफ से अपने फोन को कोसती हुई आस्था भी उसी गलियारे में आ मुड़ी। अपने अपने ख्यालों में गुम विरांश और आस्था एक दूसरे से बुरी तरह से टकरा गए और रही बची कसर आस्था की हाई हील्स ने पूरी कर दी। उस टक्कर से आस्था का बैलेंस ऐसा गड़बड़ाया कि संभलने की कोशिश में उसका सिर सीधे विरांश के सीने में जा लड़ा। तभी आस्था के कानों में एक कर्कश आवाज आई, जिसे सुनकर आस्था को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। जबकि विरांश ने आस्था को अपनी बाहों में भरे हुए एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, Are you lost, baby doll? माफिया विरांश क्या आस्था के साथ भी वही करेगा जो उसने बाकी लड़कियों के साथ किया था? क्या आस्था माहिरा तक पहुंच पाएगी? विरांश के मिस्टीरियस स्माइल के पीछे क्या है सच्चाई? क्या होगा मासूम सी आस्था के साथ? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम। आस्था घबराई हुई थी, जबकि विरांश उसकी घबराहट समझते हुए उसके बालों को सहला रहा था। आस्था ने डर के मारे अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसका सिर विरांश के सीने पर ही टिका हुआ था और आस्था ने विरांश के कोट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। उसकी बॉडी की कंपन को विरांश साफ महसूस कर पा रहा था और फिर उसने गहरी सांस ली। विरांश ने आस्था के बालों को सहलाते हुए बिना किसी भाव के गहरी आवाज में कहा, Are you okay, baby doll? Why are you scared? क्या मैं इतना डरावना हूँ कि तुम मुझसे इतना डर रही हो? Tell me, baby doll. विरांश की बात सुनकर आस्था जल्दी से उससे अलग हो गई। हड़बड़ी में वो फिर से गिरने वाली थी, लेकिन विरांश ने उसके कंधों को पकड़कर उसे सही से खड़ा कर दिया, जिससे आस्था खुद को बहुत अजीब सा महसूस करने लगी। अब वो सिर झुकाए विरांश के सामने खड़ी थी। विरांश उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी नीली आंखों में उस वक्त एक ठहराव सा था और वो लगातार आस्था के झुके हुए सिर को देख रहा था। फिर उसने एकदम से आस्था के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया, जिससे आस्था की नजरें उसकी नीली आंखों से जा मिली थी। न जाने क्यों ये आंखें उसे एक अजीब सी बेचैनी दे रही थी। उसकी नजरें विरांश के बाएं बांह के कट पर जा टिकी और वो बेख्याली में उसे ही गौर से देखने लगी। विरांश समझ चुका था कि आस्था उसकी बांह के कट को देख रही थी। वो आस्था के बेहद करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और कितना देखोगी बेबी डॉल? विरांश की बात सुनकर आस्था जैसे होश में आ गई। उसने देखा कि विरांश उसके बहुत करीब आ गया था। ये महसूस होते ही वो 2 कदम पीछे जाने वाली थी, लेकिन विरांश ने उसके कंधे को अब भी कसकर पकड़ रखा था। ये महसूस होते ही आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए सिर इनकार में हिलाते हुए कांपती हुई आवाज में बोली, I'm sorry। बिना किसी भाव के वो आस्था को देखकर कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा मुझे परेशान क्यों लग रहा है? आस्था को विरांश की पकड़ से दर्द होने लगा था। वो अपने कंधे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। विरांश ने आस्था के चेहरे पर जैसे ही दर्द देखा, वैसे ही उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। आस्था ने सिर झुकाते हुए मासूम आवाज में कहा, वो मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। ऊपर से मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। अभी मेरी बहन ने मुझे बुलाया, पर मुझे नहीं पता कि वो जगह कहाँ है। विरांश खामोशी से आस्था की बात सुन रहा था। उसने अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है? आस्था ने सिर हिलाकर मासूमियत से कहा, हाँ, दीदी ने कहा था कि रूम नंबर M243। विरांश ने आस्था का मासूम चेहरा देखा। उस समय आस्था के चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने मोबाइल पर कुछ टाइप किया और फिर उसे साइड में रख दिया। और एक बार फिर से विरांश लगातार आस्था को देख रहा था, जिससे आस्था को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था। वो अपनी ड्रेस को बार बार नीचे कर रही थी और विरांश ने इस बात को अच्छे से नोटिस कर लिया था। विरांश उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर आस्था को थोड़ा अजीब लगा,
उसने शिकायती लहजे में पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? विरांश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर यू कंफर्टेबल विद योर ड्रेस? आस्था एक पल के लिए शांत हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और सिर झुका लिया। विरांश को उसका जवाब मिल चुका था। उसने अपना काला ब्लेजर उतारकर आस्था के कंधों पर डालते हुए सपाट लहजे में कहा, जो चीज पसंद नहीं है उसे पहनती क्यों? विरांश की बात सुनकर आस्था ने मुंह बनाकर कहा, मैं नहीं पहन रही थी, पर दीदी ने कहा कि पहन लो। आगे जाकर तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तो तुम्हें इसकी आदत डालनी चाहिए। विरांश ने आस्था की बात सुनकर तिरछी मुस्कुराहट दी। वो आस्था के बेहद नजदीक जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये जो तुम आदत कह रही हो ना, ये बहुत बुरी चीज है। अगर इंसान को लग जाए तो वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। ये आदत किसी को खुशी देती है तो किसी को जीते जी मार देती है। विरांश की बातों में जैसे कोई राज छुपा था। आस्था को उसकी गहरी आवाज में एक वार्निंग सी महसूस हुई। विरांश से डर तो उसे लग रहा था और अब उसका डर और भी गहरा होने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और अब आस्था को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तेजी से धड़कते हुए दिल की आवाज विरांश को भी साफ साफ सुनाई दे रही होगी। उधर आस्था को विरांश की नीली आंखों से अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। डरी सहमी सी आस्था चाहती थी कि वो यहाँ से जल्दी से निकल जाए और ये डर विरांश भी देख सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई जिसे आस्था नहीं देख पाई। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी कुछ ही देर में टाइगर एक फीमेल स्टाफ को अपने साथ लेकर आया। विरांश ने एक नजर फीमेल स्टाफ पर डाली और फिर आस्था की तरफ देखते हुए उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम जहां जाना चाहती हो ये तुम्हें वहां छोड़ देगी। इतना कहकर उसने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूं बेबी डॉल। विरांश की बात सुनकर आस्था को थोड़ी राहत महसूस हुई थी। वो फीमेल स्टाफ के साथ जाने ही वाली थी कि अचानक पीछे मुड़कर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर। इतना कहकर आस्था वहां से चली गई। जाते वक्त वो बीच बीच में पीछे मुड़ कर विरांश को देखती जा रही थी। वही विरांश भी एकटक उसे ही जाते हुए देख रहा था। आस्था को ये थोड़ा अजीब लगा तो उसने देखना ही बंद कर दिया और आगे बढ़ती चली गई। तभी टाइगर ने विरांश की तरफ देखते हुए पूछा, बॉस, डू यू वांट दैट गर्ल? विरांश ने आस्था को जाते हुए देखा और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा, नो 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 नो, अभी नहीं, वक्त है पर नजर रखो। इतना कहकर विरांश अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। पीछे टाइगर उसे ही देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विरांश उस लड़की से इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा था। लेकिन विरांश के बर्ताव से वो इतना समझ चुका था कि आगे कुछ खतरनाक होने वाला था, क्योंकि विरांश के इस तरह सीटी बजाने का मतलब ही यही था कि सामने वाले के साथ कुछ बुरा होने वाला है। टाइगर ने एक नजर आस्था के जाने की डायरेक्शन में देखा और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए वहां से चला गया। उधर आस्था उस फीमेल स्टाफ के साथ रूम की तरफ जा रही थी। तभी उसे माहिरा की आवाज सुनाई दी, जो कि काफी परेशान लग रही थी। अमन भी उसके साथ ही था और उसके चेहरे पर भी परेशानी साफ झलक रही थी। तभी उन दोनों की नजर आस्था पर पड़ी। माहिरा ने एकदम से आगे बढ़कर आस्था को गले लगा लिया और उसके बालों को ठीक करते हुए परेशान लहजे में बोली, आशु, सब ठीक तो है ना? तेरा मोबाइल कैसे बंद हो गया और तू कहां पर थी? मैंने बहुत जगह तुझे ढूंढा पर तू नहीं मिली। तुझे पता है मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो गई थी। माहिरा की बात सुनकर आस्था ने उसके गले लगकर मासूम सी आवाज में कहा, दी, मैं ठीक हूँ, बस मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और मुझे रास्ता नहीं पता था। आस्था की बात सुनकर माहिरा ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर आस्था के ब्लेजर पर पड़ी। उसने आस्था से अलग होकर पूछा, ये ब्लेजर किसका है? तू किसके साथ थी? आस्था ने माहिरा की बात का जवाब देते हुए बस इतना बताया था कि किसी ने उसकी मदद की थी। बाकी वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाई क्योंकि उसे उस शख्स का नाम भी नहीं पता था। माहिरा ने राहत की सांस लेकर आस्था के गालों पर हाथ रखकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा, अच्छा हुआ वो आदमी सही निकला। तुझे पता है यहाँ बहुत बुरे लोग भी आते हैं। किसी पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना। तू बहुत मासूम है, तुझे दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है। आगे से किसी अनजान से मदद मत लेना, समझी?
आस्था ने सिर झुकाकर हाँ में सर हिलाया। अमन ने भी आस्था के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो, जो हो गया सो हो गया, हमारी क्यूटी पाई सेफली मिल गई। माहिरा, अब तुम ज्यादा कुछ मत बोलो इसे, चलो जल्दी से। माहिरा भी अमन की बात सुनकर सर हिलाते हुए उनके साथ रूम में चली गई। वो लोग इस बात से एकदम अनजान थे कि उसी बिल्डिंग में कोई शख्स इन तीनों को सीसीटीवी पर देख रहा है। माहिरा और आस्था रूम के अंदर जा चुके थे, जहां माहिरा और अमन के दोस्त अर्जुन, आंचल और अवनी पहले से ही बैठे हुए थे। आस्था इन सबसे पहले भी मिल चुकी थी, तो सभी एक दूसरे से घुल मिल गए थे। अमन ने अपने बर्थडे पार्टी में सिर्फ अपने खास दोस्तों को बुलाया था, इसलिए माहौल बहुत फ्रेंडली था। आंचल ने माहौल को और भी मजेदार बनाने के लिए ट्रुथ एंड डेयर का गेम स्टार्ट कर दिया था। गेम मजे से चल रहा था, तभी बोतल आस्था के सामने आ गई और सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो छोटी, ट्रुथ और डेयर? आस्था ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा, ट्रुथ। आंचल ने तुरंत सवाल किया, आशु, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है या कोई क्रश है तो उसका नाम बताओ। इस सवाल पर माहिरा ने हंसते हुए जवाब दिया, आशु का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, ना ही कोई क्रश। हमारी आशु तो हमेशा अपनी बुक को ही क्रश मानती है। इस मैडम का सपना है कि ये एक बुक राइटर बने। माहिरा की बात सुनकर अवनी ने हैरानी से आस्था की तरफ देखकर पूछा, मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई क्रश? तुम लड़की हो ना? अवनी की बात सुनकर सभी ने उसे घूरा तो वो अपनी बात संभालते हुए बोली, अब मेरा मतलब है, लड़कियों का कोई तो क्रश होता ही है, इसी वजह से मैंने पूछा। अवनी की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तब आस्था ने सबकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान हमेशा ही बुक रीडिंग और बुक राइटिंग पर रहा है। मेरा एक बड़ा सपना है कि मैं एक राइटर बनूं और अपनी एक बुक पब्लिश करूं। क्रश की बात करें तो मेरा कोई क्रश नहीं है, लेकिन मेरे आइडल हैं जिनका नाम रिया चक्रवर्ती है। उनकी बुक्स से हमेशा मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। आस्था की मासूमियत भरी बातें सुनकर सभी मुस्कुराने लगे थे। फिर गेम दोबारा शुरू हुआ और इस बार बोतल माहिरा के सामने आकर रुकी। माहिरा ने कहा, डेयर। आंचल ने माहिरा से कहा, तू ऐसी शायरी बता जिसमें तेरे दिल का हर एक एहसास बाहर आ जाए। आंचल की बात सुनकर माहिरा ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हम रूठे और वो हमें मनाए, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। हमारे आंसू आए और उनके दिल में आग लग जाए, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। हम टूट जाएं और वो हमारा सहारा बने, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। हम खुदा से बस यही दुआ करेंगे कि जल्दी से मौत हमें गले लगाए, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। कि किस्मत और हमारा खुदा दोनों ही हमसे रूठे बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि जीते जी मर के भी देख ले, लेकिन हम मर जाएं, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। माहिरा की शायरी सुनकर आस्था ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, दी, ये कैसी शायरी है? ये शायरी कम और दर्द भरी कहानी ज्यादा लग रही है। माहिरा मुस्कुराते हुए बोली, दुनिया में सबसे मुश्किल काम तड़पते हुए जीना है। ये दर्द हर किसी को नसीब नहीं होता, और अगर किसी को ये मिल जाए तो वो लाखों दर्द भरी कहानियां बना सकता है। उस तड़प में इतनी ताकत होती है कि इंसान खुद को भी भुला बैठता है। माहिरा की बात सुनकर आस्था ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई। उसने मासूमियत से सवाल किया, मतलब लोग तड़पते क्यों हैं? माहिरा ने एक दर्द भरे लहजे में जवाब दिया, जब हम किसी को बेपनाह चाहते हैं और वो हमें ना मिले, तब एक गहरी तड़प हो जाती है आस्था। आस्था को माहिरा का दर्द समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन माहिरा के दोस्त जो उसके दर्द से वाकिफ थे, वो सब खामोशी से उसकी तकलीफ को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर तक और गेम खेलने के बाद वो सब लोग रूम से बाहर निकल आए थे। चलते हुए अमन ने कुछ पूछने के लिए आस्था के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और दोनों बातें करते हुए सबके साथ चले जा रहे थे। लेकिन ये देखकर उधर एक शख्स की आंखों में जिसे गुस्से में खून उतर आया था। कौन था वो शख्स जो उन सबको गुस्से भरी नजरों से चोरी छुपे देख रहा था? माहिरा की शायरी किसके लिए थी और क्या है उसके टूटे दिल की दास्तान? विरान से हुई वो अचानक वाली मुलाकात आखिर क्या रंग लाएगी आस्था की जिंदगी में? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
उस शख्स की नीली आंखों में गुस्सा भर चुका था। उसके चेहरे पर गुस्से से उभरी हुई शिकन साफ दिख रही थी। उसने गुस्से में किसी को कॉल किया और धीमी सर्द आवाज में कुछ कहा। कॉल रखने के बाद भी वो स्क्रीन को घूरता रहा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी। उधर दूसरी तरफ आस्था मायरा से बातें कर रही थी। तभी अचानक एक वेट्रेस उसके पास से तेजी से गुजरी। उसके कदम डगमगाए और उसके हाथ में पकड़ा हुआ ऑरेंज स्मूदी का ग्लास सीधे आस्था की ड्रेस पर जा गिरा। आस्था की पूरी ड्रेस खराब हो चुकी थी। वेट्रेस ने तुरंत माफी मांगते हुए शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, सॉरी मैम, गलती से हो गया। आप प्लीज मेरे साथ वॉशरूम चलिए, मैं आपका ड्रेस साफ कर देती हूँ। आस्था ने प्यार भरी आवाज में वेट्रेस को मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ, वहीं कर लूंगी। माहिरा ने आस्था के ड्रेस को देखकर कहा, आशु, ये सही कह रही है, तुम्हारी ड्रेस पूरी खराब हो गई है। जाओ जल्दी से साफ करके आओ, मैं यहीं पर हूँ। आस्था ने माहिरा की बात मानकर सर हिलाया और वेट्रेस के साथ वॉशरूम की तरफ चली गई। वेट्रेस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने आस्था की नजरें बचाकर किसी को मैसेज किया और फोन अपनी जेब में डाल लिया। मगर आस्था ने फिर भी उसकी ये हरकत नोट कर ली थी। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने फिर इसे अपना वहम समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वॉशरूम में जाकर आस्था अपने कपड़े साफ कर रही थी कि तभी अचानक लाइट चली गई। आस्था का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। तभी उसे महसूस हुआ कि वॉशरूम में उसके अलावा कोई और भी है। वो डर के मारे कांपने सी लग गई। वो पलटने ही वाली थी कि किसी ने उसके हाथों को एक ही झटके में पकड़ लिया और उसे वॉश बेसिन पर मुंह के बल झुका दिया। उस शख्स ने आस्था की गर्दन को कसकर पकड़ा और एक डरावनी आवाज में कहा, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। जितना हो सके लड़कों से दूर रहो, नहीं तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। मुझे आइंदा कोई लड़का तुम्हें छूता हुआ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो। उसकी आवाज में धमकी थी। ये कहने के बाद वो शख्स अपना चेहरा आस्था की गर्दन के बेहद करीब ले आया। उसकी गर्म सांसें आस्था को सीधे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अभी वो कुछ और सोच या समझ पाती कि तभी उस अजनबी मिस्टीरियस से शख्स ने बुरी तरह से उसके गर्दन की साइड में अपने दांत कड़ा दिए। आस्था की एकदम से दर्द भरी चीख निकल गई, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की वजह से उसकी चीख बाहर तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से वॉशरूम में क्या हो रहा था किसी को पता भी नहीं चल पाया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो शख्स आस्था की कांपती हुई बॉडी को महसूस करते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर अचानक से एक झटके में उसे छोड़कर वहां से तेजी से चला गया। उसके जाने के कुछ सेकंड बाद तक आस्था पूरी तरह सदमे में थी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और अंधेरे में सहारा लेने के लिए आसपास टटोलना शुरू कर दिया। तभी एकदम से लाइट आ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम में कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हुआ क्या था। तभी उसकी नजर आईने में अपने अक्स पर पड़ी। उसका हाथ खुद ब खुद अपने गले पर चला गया, जहां एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल लाल हो चुका था और दांतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। उस निशान को छूते हुए उसकी आंखों से तेजी से आंसू निकलने लगे। वो बेहद डर चुकी थी। उसने खुद से कहा, ये निशान, ओह गॉड, ये तो किसी को भी दिख जाएंगे। अब क्या करूं मैं, कैसे छिपाऊं इसे? कहते हुए उसकी नजरें एकदम से अपने बालों पर गई। अपने बालों को खोलते हुए वो खुद से ही कहने लगी, आस्था, जो हुआ सो हुआ, यहाँ से निकल और दीदी को कुछ मत बताना, वो बेवजह परेशान हो जाएंगी। तुझे खुद नहीं पता कि वो कौन था। हे भगवान, मैंने क्या किया है जो आप मुझे ऐसे डरावने लोगों से मिला रहे हो? पहले वो और अब ये। आस्था, ये जगह तेरे लिए सही नहीं है, निकल यहाँ से। इसी तरह बड़बड़ाते हुए आस्था ने अपने बालों को ठीक किया और एक गहरी सांस लेते हुए विराज के कोट को देखा जो उसने वहीं डाल दिया था। उसने कुछ सोचते हुए वो कोट एक बार फिर से पहन लिया। फिर उसकी नजर अपने हाथों पर गई, जहां उस शख्स की उंगलियों के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने गुस्से में खुद से कहा, आखिर कौन है ये कमीना जिसने मेरे हाथों की और गर्दन की ऐसी हालत कर दी? अगर कभी मिल गया तो उसके हाथ तोड़ दूंगी। लेकिन फिर वो फौरन खुद को संभालते हुए बुदबुदाई, आस्था, शांत हो जा, ज्यादा मत सोच, सब कुछ भूल जा, कूल डाउन, कूल डाउन।
आस्था ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए वॉशरूम से बाहर आ गई। वो जैसे ही बाहर निकली, उसके सामने वही वेट्रेस खड़ी थी जो उसे अजीब निगाहों से देख रही थी। ये देखकर आस्था को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, पर फिलहाल वो यहाँ से जल्द निकल जाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके माहिरा की तरफ बढ़ गई। माहिरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी उड़ी हुई रंगत साफ तौर पर महसूस कर ली। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? लेकिन आस्था ने बात को टालते हुए उसे कुछ नहीं बताया और उसके साथ बाहर निकल गई। मगर जब वो कार में बैठने जा रही थी, उसने एक बार पीछे मुड़कर पूरे होटल को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से मन ही मन कहा, यहाँ जो कुछ भी हुआ आस्था, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। विराज अपने कमरे में बैठा जोर जोर से हंस रहा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थी और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो अपने लैपटॉप पर आस्था को होटल से जाते हुए देख रहा था। कुछ सोचकर उसने किसी को कॉल किया, फिर उसकी नजर अपने हाथों पर गई जहां नाखूनों के निशान थे। आस्था को मुंबई आए हुए 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या उसे देख रहा हो। लेकिन जब वो इधर उधर देखती तो उसे कोई नजर नहीं आता, जिससे उसे लगने लगा था कि ये शायद उसका वहम है। यही सोचकर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इन 3 दिनों में आस्था का कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। उसने माहिरा के कॉलेज में ही दाखिला ले लिया था और आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। सुबह के वक्त आस्था अपने कमरे में बेहद गहरी नींद में सो रही थी। तभी माहिरा उसके कमरे में आई और अपना सिर पकड़कर खुद से बोली, ओह, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आज कॉलेज का पहला दिन है और मैडम की अभी तक सुबह ही नहीं हुई है। कभी ये बड़ी होगी, कोई नहीं जानता। इतना कहकर माहिरा आस्था की तरफ बढ़ी। वो बिस्तर पर बैठकर आस्था के बालों को सहलाते हुए बोली, आस्था, जल्दी उठो, आज कॉलेज का पहला दिन है। अगर लेट उठोगी तो कॉलेज पहुंचने में भी देर हो जाएगी। कॉलेज का नाम सुनते ही आस्था की नींद गायब हो गई। वो तेजी से उठकर बिस्तर पर बैठी और अपनी आंखें मसलते हुए मासूमियत से बोली, नहीं दी, मैं जल्दी तैयार हो रही हूँ। आस्था अपने पहले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। माहिरा के जाने के बाद आस्था तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। फिर उसने जल्दी से अपनी अलमारी से ब्लैक जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट जैकेट निकालकर पहन लिया। बालों की पोनीटेल बनाकर उसने व्हाइट शूज पहने और खुद को आईने में देखकर अपनी जैकेट की कॉलर ऊपर करते हुए उसने खुद को एक फ्लाइंग किस दी और कहा, ये हुई ना बात, एकदम नेचुरल ब्यूटी। और फिर कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया में चली गई। अपनी ही धुन में खोई हुई आस्था इस बात से कतई अनजान थी कि 2 जोड़ी नीली आंखें उसकी सारी मासूम और ऊट पटांग हरकतें देख रही थी। उधर दूसरी तरफ सिंघानिया विला में विराज अपने कमरे में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाले बिना शर्ट के सोफे पर बैठा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अभी अभी जिम से लौटा था। उसके बाएं सीने पर ईगल और टाइगर का कॉम्बो टैटू बना हुआ था। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और गोद में लैपटॉप रखा हुआ था। वो अपनी नीली आंखों से लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान से देख रहा था, जहां आस्था की हर एक हरकत दिखाई दे रही थी। जब उसने आस्था को खुद से बातें करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने ड्रिंक का ग्लास अपने मुंह से लगाया और जब आस्था कमरे से चली गई तो विरांश ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस लेकर शैतानी मुस्कान के साथ लैपटॉप को सोफे पर फेंका और बालकनी की तरफ बढ़ गया। वो बालकनी में खड़ा होकर ग्लास को गोल गोल घुमाते हुए धूप की सुनहरी किरणों को एंजॉय कर रहा था, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई थी। वो मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बुदबुदाया, किसने कहा था तुझे कि हर एक चीज मुश्किल से ही मिलने वाली है? मैंने भी कह दिया था कि मुझे सस्ती चीजें पसंद ही नहीं है। अब जल्दी ही मेरा कोहिनूर मेरे कमरे में सजेगा। बहुत जल्द ये हीरा मेरे रूम की शान बनेगी। अब तेरा वक्त खत्म हुआ। अब तुझे अपनी सही जगह पर आना होगा और तेरी सही जगह है केज ऑफ द विलेन। इतना कहकर विरांश ने एक ही झटके में ड्रिंक खत्म किया और अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिका दिए। फिर वो सीटी बजाते हुए अपने कमरे में वापस लौट आया। उधर कॉलेज के गेट के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से आस्था और माहिरा दोनों बाहर निकली।
आस्था ने जब कॉलेज को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी भरी चमक आ गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे कॉलेज की बिल्डिंग को देखी जा रही थी। तभी माहिरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी गाल खींची और कहा, हाँ, वैसे ही बाहर खड़ी रहकर कॉलेज देखने का इरादा है क्या? अंदर नहीं जाना? आस्था चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई और हाँ में सर हिलाते हुए माहिरा के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। माहिरा उसकी बच्चों जैसी हरकतों पर मुस्कुराए जा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी ही देर में फीकी पड़ गई, क्योंकि सामने से एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार गुजरी और उसमें से एक लड़का बेहद स्टाइल के साथ बाहर निकला। उसे देखकर माहिरा के चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, जिससे आस्था को यह एहसास भी नहीं हुआ कि माहिरा पर इस पल क्या बीत रही थी। तभी उसी कार के दूसरे साइड से एक लड़की भी निकली, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अपने अमीरी के नशे में चूर है। आस्था की नजर भी उस लड़के पर पड़ी जो वहां खड़े दूसरे लड़कों से एकदम अलग दिख रहा था। उसने माहिरा की तरफ देखते हुए पूछा, दी, ये कौन है? माहिरा ने उस लड़के की ओर देखते हुए गहरी सांस ली और बोली, ये मोक्ष ओबराय है, कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा। आस्था ने माहिरा की बात सुनकर सिर हिला दिया और माहिरा के साथ चली गई। दूसरी तरफ मोक्ष अपनी कार से उतरकर फोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी नजर वहां से जाती हुई माहिरा पर पड़ी। उसे देखते ही मोक्ष ने भी गहरी सांस ली। वो बस माहिरा को जाते हुए देखे जा रहा था। तभी मोक्ष के कंधे पर एक लड़की ने हाथ रखा और कहा, मोक्ष, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, हमें देर हो रही है। मोक्ष ने उसकी बात पर बेमन से जवाब दिया, रिया, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। रिया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कुछ नाराजगी से कहा, मोक्ष, अगर मैं अकेले कॉलेज में जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे? सबको पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मोक्ष ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम शायद भूल गई हो, हमारा रिश्ता सिर्फ जरूरत का है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो अच्छा होगा कि मुझे बॉयफ्रेंड कहना बंद कर दो। इतना कहकर मोक्ष वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रिया ने गुस्से में कार को एक लात मारी और वो भी वहां से चली गई। मोक्ष कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़कों में से एक था। अपने फ्लर्टी नेचर की वजह से वो पूरे कॉलेज में एक प्लेबॉय के रूप में मशहूर था। उसके बावजूद हर लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, क्योंकि मोक्ष एक रिच और काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। उधर माहिरा अपने क्लास में चली गई थी, जबकि आस्था पेपर्स की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। तभी एकदम से किसी ने उसके सामने आकर अपना पैर टिका दिया। आस्था ने उसे इग्नोर करते हुए किनारे से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का भी किसी ढीठ की तरह सीधे उसके सामने आ खड़ा हुआ। आखिर कौन था वो लड़का? क्या आस्था कॉलेज के पहले दिन ही पड़ने वाली थी किसी मुसीबत में? आखिर विरांश की उलझी हुई बातों का क्या मतलब था? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लड़के ने जब इस तरह से आस्था के रास्ते में अपना पैर टिकाया तो आस्था को समझ में आ गया कि ये लड़का ऐसे मानने वाला नहीं है। अब लड़के को तो ये पता नहीं था कि आस्था ऐसे लड़कों से निपटने का हुनर पहले से जानती थी, तो ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। जितनी वो मासूम दिखती थी, ऐसे किसी मौके पर उतनी ही खतरनाक बन जाती थी। आस्था जब भी कुछ गलत देखती तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। यही वजह थी कि अब उसने उस लड़के से निपटने का भी मन बना लिया था। आस्था ने अपने दोनों हाथ क्रॉस करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस लड़के को देखा और बोली, जी बताइए, कुछ काम है? लड़के ने आस्था के कॉन्फिडेंस को एटीट्यूड समझा, और किसी लड़की का एटीट्यूड सहना उसकी फितरत में नहीं था। इसीलिए वो आस्था की बेहद नजदीक आकर बोला, जी हाँ, काम तो बहुत कुछ है तुमसे। वैसे बार में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरा दिल तुम पर आ गया था, तो सोचा क्यों ना तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। वैसे मेरा नाम अथर्व राणा है और मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा हूँ। आस्था ने उसकी बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तो मैं क्या करूं? अथर्व ने आस्था की बात सुनकर अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो। आस्था मुस्कुराते हुए बोली, देखने से तो तुम इंसान के बच्चे लगते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अच्छा होगा मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। आस्था की बात सुनकर अथर्व ने उसके बेहद नजदीक आकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आस्था को बेहद गुस्सा आ गया।
तभी वहां पर एक जोरदार तमाचे की आवाज गूंजी। अथर्व का चेहरा झुका हुआ था। वहां आते जाते लोग हैरानी से आस्था को देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। अथर्व का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने जैसे ही आस्था को छूने की कोशिश की, तभी आस्था ने अपनी उंगली उसके सामने करते हुए कहा, सुनो, मैं जरूर यहाँ नहीं हूँ, पर तुम जैसे लड़कों को सीधा करना मुझे अच्छे से आता है, इसीलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो। आज थप्पड़ मारा है, कल अगर मुझे छूने के लिए हाथ उठाया तो वही हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझे? इतना कहकर आस्था वहां से चली गई और पेपर्स जमा करके वापस क्लास की तरफ जा ही रही थी कि तभी माहिरा उसके पास आई। माहिरा ने आस्था को परेशान देखा तो चौंकते हुए पूछा, आशु, क्या हुआ? आस्था माहिरा की तरफ देखते हुए बोली, दी, कुछ नहीं, एक पागल कुत्ता मिल गया था, उसी से निपट रही थी, छोड़ो वो सब। तभी अमन आस्था के कंधे पर हाथ रखकर मजाकिया अंदाज में बोला, पागल कुत्ता या अथर्व राणा? माहिरा ने आस्था की तरफ हैरानी से देखा और बोली, अथर्व राणा? उसके साथ तूने कौन सा पंगा ले लिया? आते ही तेरी बहादुरी शुरू हो गई। आस्था ने माहिरा के कंधे पर हाथ रखा और फिर जो कुछ हुआ था सब बता दिया। पूरी बात सुनकर माहिरा ने गहरी सांस ली और आस्था को समझाते हुए कहा, आशु, तुम कॉलेज में नहीं हो, तुम्हें नहीं पता वो कैसा लड़का है, उससे कोई भी पंगा नहीं लेता है, इसीलिए अब से तुम भी उससे दूर ही रहो। आस्था ने माहिरा की बात सुनकर कहा, दी, आप इतना डरती हो? और गलती मेरी नहीं थी, उसकी थी। मैंने नहीं कहा था कि मुझे गर्लफ्रेंड बना लो, खुद मेरे पीछे आ गया और जब मना किया तो फोर्स करने लगा। वैसे भी आपको पता है ना कि मुझे गलत चीजें पसंद नहीं है। माहिरा ने आस्था को समझाते हुए कहा, देख आशु, मुझे पता है, पर यहाँ के लोग बहुत अलग हैं, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। और रही बात अथर्व राणा की, तो मैं समझा रही हूँ ना, अब से उससे कोई पंगा मत लेना। आस्था कुछ बोलने ही वाली थी कि माहिरा ने उसे घूर कर देखा। तब आस्था ने मासूम सा चेहरा बना लिया। वहीं अमन जो ये सब देख रहा था, आस्था के मजे लेते हुए बोला, वैसे क्यूटी पाए, मुझे लगा था तुम भीगी बिल्ली हो, पर तुम तो शेरनी निकली। थप्पड़ मारने का सुनकर मजा आ गया, अब तो मैं तुम्हारा बड़ा वाला फैन हो गया हूँ। माहिरा ने अमन का कान खींचते हुए कहा, तुम भी ना, पता है ना वो कैसा लड़का है, फिर भी इसे बढ़ावा दे रहे हो। अमन ने बेफिक्र अंदाज में कहा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? जब तक मैं हूं तब तक वो मेरी क्यूटी पाई को कुछ नहीं कर सकता। डोंट वरी, आई एम हियर। माहिरा ने अपने दोनों हाथ क्रॉस करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, सही कहा, तुम दोनों एक जैसे हो, अब तो मुझे तुम दोनों के पीछे ही लगना पड़ेगा। अमन ने माहिरा को पीछे से गले लगाते हुए मजाक में कहा, ए माय हाफ गर्लफ्रेंड, हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? थोड़ा हंस भी लिया करो, पैसे नहीं लगते। माहिरा ने गुस्से से कहा, तुम मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? अमन ने उसे कसकर पकड़कर हंसते हुए कहा, डोंट वरी, अब से पीठ पीछे करूंगा, नाराज मत हो। इतना कहकर अमन ने माहिरा को छोड़ दिया। माहिरा अमन की बात सुनकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। वहीं आस्था भी जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों के पीछे चली गई। वो तीनों इस बात से अनजान थे कि कोई चार जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। एक शख्स वहां खड़ा ये सब नजारा देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो गहरी सांस लेकर वहां से चला गया। वहीं दूसरा शख्स लैपटॉप की स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। इस वक्त उसकी नीली आंखें बेहद भयानक हो चुकी थी। उसके हाथों की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस लेकर अपनी टाई को लूज करना शुरू कर दिया। ये कोई और नहीं, विरांश था, जिसने आस्था के पीछे अपने फीमेल बॉडीगार्ड्स लगाए हुए थे ताकि वो कॉलेज के साथ साथ आस्था पर भी नजर रख सके। जब विरांश ने आस्था को अमन के साथ इतना नजदीक देखा तो उसे लगा कि वो गुस्से से पागल हो जाएगा। फिर उसने गहरी सांस ली और सिगरेट निकालकर पीने लगा। सिगरेट के कश लेते हुए वो सिर्फ और सिर्फ आस्था की तस्वीर को देख रहा था। उस समय विरांश के चेहरे को देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा था। उसकी नीली आंखें सिर्फ आस्था पर टिकी हुई थी, जो अमन के साथ साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। ये देखकर विरांश ने सिगरेट को अपने हाथों में दबोच लिया। इससे उसका हाथ जल गया, पर उसे ये महसूस नहीं हुआ। वो सिगरेट को ऐसे मसल रहा था जैसे किसी का गला दबा रहा हो। विरांश ने आस्था के चेहरे को लैपटॉप की स्क्रीन पर जूम करके देखा
और उसके चेहरे को छूते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है तुम्हें अब तक मुझसे डर नहीं लगा है, इसीलिए तुमने मेरी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। अब तुम मेरी डार्क साइड देखोगी, जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। लेकिन उससे पहले तुम्हें छूने वाले को सजा देनी पड़ेगी। एक सजा तुमने दी और एक सजा मुझे देनी है, पर तुम्हारे सजा देने में और मेरे सजा देने में बहुत फर्क है बेबी डॉल। फिर उसने आस्था के होंठों को छूते हुए साइको तरीके से कहा, अब बहुत जल्द हमारी दूसरी नहीं तीसरी मुलाकात होगी। दूसरी मुलाकात तुम्हारे लिए और तीसरी मेरे लिए, जिसमें तुम डर के बेहद करीब जाने वाली हो। तुम्हें अब मुझे नजरअंदाज करने की सजा मिलेगी। इसके बाद विरांश ने लैपटॉप स्क्रीन को बेहद नजदीक लाकर आस्था के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे महसूस करते हुए अजीब तरीके से बोला, रेडी फॉर पनिशमेंट बेबी डॉल। इतना कहकर विरांश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी। शाम का वक्त हो चुका था। बातें करते करते आस्था और माहिरा कॉलेज से अपने अपार्टमेंट में वापस आ गई। अपार्टमेंट में पहुंचकर दोनों ने फ्रेश होकर किचन की तरफ रुख किया। रात के खाने के बाद आस्था अपने कमरे में चली गई। वो रूम में आकर चारों तरफ नजर घुमाने लगी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो था क्या। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। उधर विरांश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ आस्था को देख रहा था, जो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सो रही थी। विरांश ने गहरी सांस ली और फिर आस्था को देखते हुए वो भी सो गया। सुबह के वक्त जब आस्था हॉल में आई तो माहिरा को परेशानी में देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माहिरा इतनी परेशान क्यों थी। आस्था माहिरा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए परेशानी भरी आवाज में बोली, क्या हुआ थी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माहिरा ने आस्था की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, कल रात अमन का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी अस्पताल में है। आस्था हैरानी से बोली, क्या? कैसे हुआ? और आपको कैसे पता? माहिरा ने गहरी सांस लेते हुए आस्था को सोफे पर बिठाया और कहा, मुझे अभी ज्यादा कुछ नहीं पता, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों अस्पताल जा रहे हैं, आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे। आस्था ने माहिरा की बात सुनकर सिर हिलाया और तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद दोनों अस्पताल के लिए निकल गए, द ओब्रॉय हॉस्पिटल। अस्पताल पहुंचते ही आस्था और माहिरा ने रिसेप्शन पर अमन का कमरा पूछा और फिर उससे मिलने चली गई। जब वो अमन के कमरे में पहुंची तो देखा कि उसके एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था और दूसरे हाथ पर पट्टी थी। उसके सिर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। माहिरा अमन के पास जाकर परेशानी भरी स्वर में बोली, अमन, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अमन ने माहिरा को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं यार, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक सामने से आ गया और दोनों ही रास्ते ब्लॉक हो गए, तो गलती से एक्सीडेंट हो गया, बाकी कुछ नहीं, थोड़ी चोट लगी है बस। आस्था ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढकते हुए मासूम सी आवाज में कहा, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा है, तुम्हें कितनी चोट लगी है? क्या दर्द नहीं हो रहा? मुझे तो एक सुई से इतना डर लगता है और तुम्हें प्लास्टर चढ़ा है तो कितना दर्द हो रहा होगा। अमन ने आस्था को देखकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। जब आस्था उसके करीब आई तो अमन ने उसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, क्यूटी पाई, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस थोड़ी सी लगी है, और रही बात दर्द की तो तुम जानती नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। अमन की बात सुनकर आस्था ने अपनी आंखें छोटी की और उसके कंधे पर हल्का सा मार दिया। इससे अमन की आह निकल गई तो आस्था ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? अभी तो तुमने कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो अब क्या हुआ? आस्था की बात सुनकर अमन ने अपनी आंखें छोटी कर ली। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर दोनों जोर से हंस पड़े। तब तक आंचल, अवनी और अर्जुन भी वहां पहुंच चुके थे। अर्जुन ने आस्था और अमन को देखकर कहा, अरे हमें भी बताओ किस बात पर इतना हंस रहे हो, हमें भी हंसाओ। इस पर आस्था ने अमन को देखकर कहा, कुछ नहीं, अमन भाई ने कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो मैंने हल्का सा मार दिया। आस्था ने ये कहते हुए अर्जुन की तरफ देखकर आंख मारी, जिससे अर्जुन भी हंस पड़ा। कुछ देर और बातें करने के बाद आस्था और माहिरा अमन के कमरे से बाहर निकल आए। तभी आस्था की नजर लिफ्ट के खुलते हुए दरवाजे पर पड़ी
और उसने चौंक कर कहा, ओह माय गॉड! आखिर कौन आ रहा था लिफ्ट के दरवाजे से? उन्हें देखकर क्यों चौंक गई थी आस्था? विराज के अलावा वो कौन था जिसने कॉलेज में आस्था पर नजर रखी हुई थी? अमन का एक्सीडेंट क्या खुद ब खुद हुआ था या किसी ने साजिश रची थी? क्या वो विराज की साजिश थी या कोई और था इसके पीछे? विराज का आस्था से ऑब्सेशन किस हद तक जाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आस्था और माहिरा ने जैसे ही लिफ्ट से मीरा जी को निकलते हुए देखा, उनकी नजरें हैरानी से लिफ्ट के दरवाजे पर ही अटक गई। मीरा जी वही लेडी थी जिनका बैग आस्था ने चोरी होने से बचाया था। जैसे ही मीरा जी उनके कुछ करीब आई, आस्था ने एकदम से उन्हें टोकते हुए कहा, आंटी आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? मीरा जी ने उनकी आवाज सुनकर हैरानी से उनकी ओर देखा और बोली, तुम दोनों यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? आस्था और माहिरा ने सिर हिलाया तो माहिरा ने कहना शुरू किया, वो दरअसल मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो उससे मिलने आए थे। और आप सब ठीक तो है ना? मीरा जी ने दोनों की ओर देखा और कहा, कुछ नहीं बेटा, 3 दिन से चक्कर आ रहे थे तो इसी